बैठे मैडम। जी मैं पेन से दिया था जल्दी दिएगा। फ्राइडे को कौन को ली थी? फ्राइडे को क्लास थी आपकी, आपको बताया नहीं? सारे मैसेज नहीं गया सर, सारे मैसेज नहीं गया सर, मुझे टेस्ट हुआ। ये लोग तो बैठे हुए थे क्लास में। सर फ्राइडे से मालूम नहीं आता हूँ, मैं एकेडमी नहीं आता ऑनलाइन ही आपको बैठा है सर, आज आईडिया एक क्लास है। क्योंकि वो तो मैसेज वो कर देते हैं ना, उन्होंने मैसेज किया था फिर ये लिजा विशाल तो थे क्लास में। नहीं आया ग्रुप में नहीं आया था मैसेज आप लोगों को? ग्रुप में नहीं आया था। नहीं आया। जी बेटा, उस दिन हम लोगों ने बैटेड से अगला यानी एक जो स्टेप था जिसमें प्रूविंग फॉर डाउटफुल डेट्स का कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया था। लेकिन मैं क्योंकि आप लोग नहीं थे तो मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देता हूँ। प्रूविंग फॉर डाउटफुल डेट्स जैसा कि नाम से उसके जाहिर है बड़े डाउटफुल डेट्स है, इससे मुराद ये है कि जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो उस पर हमने ये एस्टिमेशन करनी है कि कितने परसेंट हमारे डेट्स जो हैं वो डाउटफुल हो सकते हैं। ठीक है, डाउटफुल से क्या मुराद है कि ये बैड डेट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रोविजन हम क्रिएट क्यों करते हैं? पहली तो बात हमने जो देखी थी उसमें कि बैड डेट्स जो हैं जब वो जाहिर है कि ऐसे डेट्स जो इररिकवरेबल डेट्स में डिक्लेयर हो जाते हैं उसको हम अकाउंट फॉर करते हैं कि बैड डेट्स को एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं और फिर हम उसको डेबिट करते हैं और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करके उसको रिड्यूस कर देते हैं। अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इसको क्रिएट करने का की नीड क्या है, जरूरत क्यों पेश आई? तो बेटा ये याद रखें कि ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल एंड प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट। मैचिंग प्रिंसिपल में हम लोग क्या करते हैं, जिस टेन्योर या जिस पीरियड के लिए हम रेवेन्यू जो जनरेट होता है उसको अकाउंट फॉर करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसी से रिलेटेड हमने एक्सपेंस को भी ट्रीट करना है कि वो जो रेवेन्यूज जनरेट हुए हैं वो कहां से हुए। अब उसकी एक एग्जांपल ये ली जा सकती है कि कोई एक प्लाट है, ठीक है, अब जाहिर है कि प्लाट एज एन एसेट ट्रीट किया जाता है आपकी बिजनेस में। उस प्लाट को आप यूज करते हैं फॉर द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब जब हम उसको बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं तो जाहिर है कि बिजनेस किस पर्पस के लिए किया जाता है? प्रॉफिट के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो जब जाहिर है कि वहां से हम उस प्लांट को यूज करते हुए रेवेन्यू को जनरेट करेंगे तो उस जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो तो उस पीरियड के लिए रेवेन्यू जनरेट हो गया, लेकिन उस प्लांट को जब आप यूज करेंगे तो उसके यूजेज की वजह से और डिटीरियरेशन फैक्टर की वजह से उस प्लांट की वैल्यू में कमी आई, उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन का। तो जिस पीरियड के लिए हमने उस प्लांट को या उस इक्विपमेंट को या मशीनरी को या किसी भी और एसेट को हमने यूज किया था, ठीक है, और उससे हमने रेवेन्यू जनरेट किया था, तो उस रेवेन्यू को हमने अब मैच करना है उसके एक्सपेंस के साथ। तो जो प्लांट यूज हुआ, जो इक्विपमेंट यूज होगा या जो मशीनरी यूज होगी उसमें उसकी वैल्यू में जो कमी आती है ओइंग टू द फैक्टर ऑफ डिटीरियोरेशन, ठीक है, या उसकी यूजेज की वजह से, ठीक है, उसकी वैल्यू में जो कमी आएगी उसको हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं।
डेप्रिसिएशन इज टू बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। तो उस रेवेन्यू को हम इस एक्सपेंस के साथ मैच करेंगे, इसको हम बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? जिस पीरियड के लिए आप रेवेन्यूज लेंगे उसी पीरियड से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी हम अकाउंट फॉर करेंगे। ये क्या है? ये मैचिंग प्रिंसिपल है। एक तो फैक्टर ये बनता है कि जाहिर है कि हमने एक्सपेंस लेना है, तो जो अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हुए थे, अकाउंट रिसीवेबल कैसे क्रिएट होते? सेल्स आपने की, सेल्स आपने क्रेडिट बेसिस पे की। बेटे आप इधर आगे आ जाए, मेरा तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, सामने आ जाए। जगह नहीं है, नहीं आप बैठे हुए हैं, मुंह नीचे करके बैठे हुए, आप उस क्लास को अटेंड नहीं कर रहे इसी तरीके से। अब इसमें ये देखें कि अब दूसरा जो इसमें कॉन्सेप्ट होता है वो है प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट। क्या है प्रूडेंस? कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि हमने यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये लॉ है, वो क्या स्टेट करता है कि जितने भी एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं उनको हम अकाउंट फॉर करेंगे ड्यूरिंग दैट पीरियड फॉर विच यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप जिस पीरियड के लिए बना रहे हैं, ठीक है, उसके दौरान जितने भी एक्सपेक्टेड लॉसेस होंगे वो क्या होंगे? वो अकाउंट फॉर किए जाएंगे। लेकिन जितने भी एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज हैं वो अकाउंट फॉर नहीं किए जाएंगे जब तक कि वो रेवेन्यूज जनरेट नहीं हो जाती। अब ये दो चीजें आपके सामने आ गई। यही चीज आपके बेटे जो कॉन्सेप्ट है ये आपके जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें टेस्ट किया जाता है कि आपने ये बताना है जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है ये क्या स्टेट करता है। प्रूडेंस अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट व्हाट आर योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है? उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जितने भी एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं that will be accounted for during the period, okay, and all the expected revenues वो जब तक के जनरेट नहीं हो जाते हम उनको अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की। तो याद रखिए कि ये एक्सपेक्टेड लॉस है। ये क्या है? एक्सपेक्टेड लॉस है कि ये डेट्स जो हैं ये कन्वर्ट हो सकते हैं बैड डेट्स में या इररिकवरेबल डेट्स में, ये हो सकते हैं, ये डाउटफुल है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड लॉस है, अभी हुआ नहीं लेकिन एक्सपेक्टेड लॉस है, तो इसको हम क्या करेंगे? अकाउंट फॉर करेंगे, दैट इज टू बी जनरेटेड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कि हम इसको बिजनेस के प्रॉफिट में से सेट असाइड करेंगे। तो जब बिजनेस के प्रॉफिट में से सेट असाइड करेंगे तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, ठीक है। इसकी एंट्री क्या हो सकती है? सर तो प्रोविजन सर प्रॉफिट से निकलते हैं बिजनेस का जी, तो प्रोविजन होती है सर डेट फॉर डेट की सर वो अब क्या कहते हैं प्रॉफिट से निकलती है जी। हम इसकी अभी एंट्री बनाएंगे सर ट्रेड से नहीं निकलती। किसमें? ट्रेड रिसीवेबल से। बेटे मैं अभी बताता हूँ, अभी आपको आप देखेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा। ट्रेड रिसीवेबल में से ये नहीं निकलेंगे, ये कहाँ से निकलते? ट्रेड रिसीवेबल में से ये निकलते। फॉर इंस्टेंस चलिए आपकी बात को देखते हैं, तो इसकी क्या एंट्री होगी? ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट होंगे, ठीक है। डेबिट क्या होगा? प्रोविजन फॉर डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट होंगे। अगर वो इंक्रीज है वो बात की बात है, अभी की बात नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस एंट्री में या इस प्रोसेस में अकाउंट रिसीवेबल आपके रिड्यूस नहीं होते। क्यों? कि ये डाउटफुल है। ये क्या है? डाउटफुल है, तो आपके अकाउंट रिसीवेबल अपनी ओरिजिनल वैल्यू के साथ स्टैंड करेंगे। आपकी बुक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आपकी, ठीक है। लेकिन इसको हम सेपरेट अकाउंट में एक्यूमुलेट करते रहे, हम इसको देखेंगे कि किस तरह से जनरेट होती है, ठीक है। अभी आप देखेंगे इसकी एंट्री क्या होगी। जो एंट्री आप बता रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट होगा, ठीक है, और अकाउंट रिसीवेबल आपके क्रेडिट होंगे। यही कुछ बता रहे हैं,
मैं आपके बेटे एक बात आपके जहन में ये बिठा दूं कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ना, ये आपका कॉन्ट्रा एसेट है। ये अकाउंट रिसीवेबल का एक कॉन्ट्रा अकाउंट होता है और इसकी नेचर क्रेडिट होती है। जब भी प्रोविजन क्रिएट की जाएगी वो क्रेडिट होगी। तो क्या होगी? अब मैं आपको बताता हूं। ये मैंने अभी आपको बात बताई थी कि ये जनरेट की जाएगी फ्रॉम द प्रॉफिट। अब इसको हम अकाउंट फॉर करेंगे तो थ्रू एंट्री करेंगे, जैसे हम बैड डेट्स को कर रहे थे। बैड डेट्स को हमने किस तरह से अकाउंट फॉर किया? बैड डेट्स डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है एंट्री थी। अब ये जो प्रोविजन की एंट्री हम क्रिएट करेंगे, ये याद रखिएगा बेटे, प्रोविजन इनकम स्टेटमेंट debit and provision for doubtful debts credit, ये एंट्री है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये एक्सपेंस के साथ डेबिट होती है, ठीक है। तो हम एक्सपेंस क्रिएट करेंगे तो इनकम स्टेटमेंट क्या होगी? डेबिट होगी। और जब भी हम रेवेन्यूज को क्रिएट करेंगे या अकाउंट फॉर करेंगे तो उससे इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होती है। ये क्यों होती है? इसको ट्रांसफर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर किया जा रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब मैं आपको बताता हूं कि आगे इसको जब हम इसका अकाउंट बनाएंगे तो किस तरीके से इसको जनरेट करेंगे। पहले तो ये बताएं कि ये अभी तक आपको ये चीज समझ आई है कि नहीं। अगर कोई मिसकंसेप्शन है तो इसको अभी हम राइटली हम इसको रिमूव करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वरना फिर तो मुश्किल होगी आपकी। जी बेटे आप हुसैन आप बताइए। सर मैं बाइक का ग्रेजुएशन से पहले से मैं बाइक ले लेके तो पेन तो उसमें देख बड़ा हो रहा। क्या कह रहे? फिर बार पहले नहीं तो आप समझाता इसको, फिर दोबारा से उस दिन मैंने समझाया था। नहीं जो मैंने सुधार से आप वो दे दिया। बेटे मैंने ये बात की थी कि एक तो हमने पहले बैड डेट्स की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को अंडरस्टैंड किया था कि बैड डेट्स क्या होते हैं? ऐसे डेट्स जो इररिकवरेबल डिक्लेयर हो जाते हैं, ठीक है। डिक्लेयर होने से मुराद ये है कि अब आपके वो अकाउंट रिसीवेबल नहीं रहे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम उन अकाउंट रिसीवेबल को क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, और बैड डेट्स को डेबिट कर देते हैं। लेकिन इसके साथ ये तो हो गया ना, इसके साथ अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके मुताबिक ये एक लॉ की एक रिक्वायरमेंट है कि अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल आपको जितने भी एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं उनको भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो आपकी बुक्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें आपने ट्रीट करना है, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड लॉसेस से क्या मुराद है? एक्सपेक्टेड लॉस ही है ना ये कि आपने पहले क्रेडिट सेल्स की एक ट्रांजैक्शन की, ठीक है। उस क्रेडिट ट्रांजैक्शन उसकी जो सेल्स की ट्रांजैक्शन क्या होती? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, यही होती है। अब इसमें देखिए कि हमें कैश रिसीव नहीं हुआ था, कैश हमें रिसीव नहीं हुआ था, उसकी जगह पर हमने अकाउंट रिसीवेबल लिख दिया, ऐसे ही। अब ये जो अकाउंट रिसीवेबल है ये हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर हम इसको एस्टिमेट करते हैं कि इतने परसेंट, फॉर इंस्टेंस 4% के 5% हमारे जो अकाउंट रिसीवेबल है ये बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस, जरूरी नहीं कि हो लेकिन हो जाते हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर हम इसकी एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात है कि वो डाउटफुल है। क्या है? डाउटफुल है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है, हो सकते हैं नहीं भी होगी। तो लेकिन जो एक्सपेक्टेड भी हैं, तो एक्सपेक्टेड अगर हमारे अकाउंट रिसीवेबल कन्वर्ट हो रहे हैं बैड में, बैड डेट्स में, तो आपको पता है बैड डेट्स तो आपके लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो ये एक्सपेक्टेड लॉस है। एक्सपेंस भी आपका लॉस ही ट्रीट किया जाता है और जो आपके रेवेन्यूज है वो इनकम होती है,
तो जो एक्सपेक्टेड है उसको भी हमने अकाउंट फॉर करना होता है। ये बात समझ आई आप लोगों को? तो यो अकाउंट रिसीवेबल आपके डाउटफुल है कि ये दैट माइट बी कन्वर्टेड इनटू बैड डेट्स और इररिकवरेबल डेट्स, तो ये हमारे लिए क्या कहलाता है? एक्सपेक्टेड लॉस कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सपेक्टेड लॉस। अब ये जो एक्सपेक्टेड लॉस है ये अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इसको हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रीट करना है। ठीक हो गया? अब इसकी एडजस्टमेंट दी जाती है क्वेश्चन। ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या एडजस्टमेंट दी जाएगी कि आपको ये बताया जाएगा कि जो आपके अकाउंट रिसीवेबल है उसमें 4% जो है वो डाउटफुल ट्रीट किए जाते हैं। उसकी प्रोविजन इज टू बी मेंटेन्ड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 4%। और ये एडजस्टमेंट में एक ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो 4% जो आपकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है उसको अगर आपने मेंटेन करना है, मेंटेन करने से क्या मुराद है कि आपने जो अपने अकाउंट रिसीवेबल का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उस पर 4% आपने कैलकुलेट करना। जो अकाउंट रिसीवेबल का जो क्लोजिंग बैलेंस आपके पास आएगा उस पर हम 4% कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें कि आपके 10,000 तो 10,000 का 4% कितना बन रहा है? 2000 समथिंग 1000। आप लोगों के पास कैलकुलेटर्स है? कैलकुलेटर्स निकालिए और अभी नोटबुक 400। अब 10,000 का 4% 400 होता है। अब बेटा याद रखिए कि बैड डेट्स की सूरत में तो हम अपने अकाउंट रिसीवेबल को माइनस कर देते, लेकिन जब हम ये प्रोविजन क्रिएट करेंगे, प्रोविजन तो अकाउंट रिसीवेबल पर ही कैलकुलेट की जाएगी, लेकिन वहां पर अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट नहीं होते। इस वजह से आपकी बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल अपनी ओरिजिनल वैल्यू से मेंशन होंगे, एक्सप्रेस होंगे, और उसके साथ हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्री करेंगे जो कि नेगेटिव फिगर में आएगी, माइनस में होगी। ठीक है, अब आपके सामने दो चीजें आ जाएंगी, एक तो प्रोविजन की वैल्यू आ गई, ठीक है, क्लोजिंग, और एक आपकी क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू। अब लॉ की रिक्वायरमेंट तो हमने फुलफिल कर दी। उन्होंने कहा था कि आपने अकाउंट रिसीवेबल की क्लोजिंग वैल्यू पर 4% जो है वो अपनी प्रोविजन मेंटेन करनी है, हमने कर दी। लेकिन ये है कि ये डाउटफुल है। ये क्या है? ये डाउटफुल है, ये अभी बैड डेट्स में कन्वर्ट नहीं हुए, जिसकी वजह से हम अपने अकाउंट रिसीवेबल को माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ ये मेंशन होंगे। अब क्या होगा? हमने अपने प्रॉफिट में से इसको सेटिसाइड कर लिया होगा। ठीक है, अब सेटिसाइड कैसे करेंगे? ये भी एज एन एक्सपेंस आपकी इनकम स्टेटमेंट में मेंशन हो जाए, जैसे बैड डेट्स होते हैं इसी तरह से ही हो जाए। अब बताएं बेटे इस कॉन्सेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी तक मैंने समझाया है, अभी आपको एग्जांपल से अभी समझाऊंगा तो आपको क्लियर होगा। जी जी लिजा, No, sir, I understood. समझ आ गई बेटे? जी सर। जी आप बताएं बेटे हुसैन, जी सर। आपको समझ आई? क्या है समझ बताइए। कोई बात नहीं बेटे, घबराना नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को डिक्लेयर करके ही आगे बढ़ना है ना। तो मैं इसीलिए आपके यानी बात से हूँ कि आपको अगर कोई कंफ्यूजन है, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड, प्लीज लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली रिमूव दैट कंफ्यूजन फ्रॉम योर माइंड रिगार्डिंग दैट कॉन्सेप्ट। जी बेटे आप बताइए, आपको क्लियर हुआ? इसको बिल्कुल ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज नहीं समझेंगे। सबसे पहली बात तो ये समझिए, ये आपकी एक डेली जो नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ है आपकी, उसी से रिलेट करती हैं ये चीजें। आप समझे कि यू आर एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर कन्फ्रंटिंग दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, यू हैव टू हैंडल इट। आपको ये सारी सिचुएशन क्रिएट करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज मैंने ऐसी कौन सी मुश्किल चीज मैंने आपको बताया? एक क्रेडिट सेल्स
एक आपकी ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है, उसमें अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हुए, ठीक है। अब उन अकाउंट रिसीवेबल पर कुछ तो बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिक्लेयर हो जाते हैं, उसकी एंट्री तो हम करेंगे बैड डेट्स डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन अब दूसरी रिक्वायरमेंट ये भी है कि हमें जितने भी एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं उनको भी ट्रीट करना है अपनी बुक्स में। तो एक्सपेक्टेड लॉस क्या होगा? एक्सपेक्टेड लॉस आपका ये होगा कि कोई भी यानी डाउटफुल है कि आपके इतने परसेंट जो अकाउंट रिसीवेबल हैं वो बैड डेट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो वो एक्सपेक्टेड भी लॉस हो गया, तो आपका डेफिनेट लॉस हो गया ना बैड डेट। एक एक्सपेक्टेड लॉस भी होगा, उसको भी आपने ट्रीट करना है। उसकी एंट्री क्या होगी? इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। इसका मतलब क्या होता है बेटे? जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम इनकम स्टेटमेंट को चार्ज कर देते हैं, ठीक है। अब एक्सपेंसेस को जब भी इनकम स्टेटमेंट में आप चार्ज करेंगे उससे आपका प्रॉफिट रिड्यूस नहीं होगा। अगर आपका प्रॉफिट था 10,000, ठीक है, अब उसमें मैं एक नया एक्सपेक्टेड लॉस का एलिमेंट डाल दूं 400 का, तो अब आपका प्रॉफिट क्या रह जाएगा? 10,000 में से 400 माइनस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। तो मैंने ये जो एंट्री की है ये मैंने फ्रॉम प्रॉफिट ही की है ना, प्रॉफिट भी सेटिस्फाइड किया ना, ये वाला जो मैंने किया है, मैंने इसको एज एन एक्सपेंस शो किया है बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो क्या होगा कि जब मैं इसको एज एन एक्सपेंस शो करूंगा तो मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। तो जो प्रॉफिट मेरा 10,000 आना था, ठीक है, अब वो कितना आ रहा है? 9,600 आ रहा है। इसका मतलब मैंने अपने प्रॉफिट में से ही निकाली है एंट्री। अब ये ट्रेड हुई। अब आप मुझे बताइए, आपके जहन में वो था कि अकाउंट रिसीवेबल से हम निकालते हैं, वो कहां पढ़ा आपने? ट्रेड रिसीवेबल समय 9,000 लिखी है तो उसमें तो प्रोविजन नहीं है समय वो समझ, मैं वो बता रहा हूं उस पर आपने कैलकुलेट करनी है। वो क्या है याद रखिएगा, उस पर आपने उसको माइनस नहीं करना, क्योंकि देखें इसमें मैं कहीं पर भी अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं कर रहा। तो जब अकाउंट रिसीवेबल बड़े क्रेडिट ही नहीं हो रहे तो माइनस कैसे होगी? वो आपने करना क्या है कि उसकी कैलकुलेशन होगी। क्या होगी? कैलकुलेशन। जो परसेंटेज है जो आपके पास एक स्टेटमेंट आएगी वो क्या लिखी हुई आएगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 4% ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल। ये आपकी स्टेटमेंट आएगी आपके क्वेश्चन में। तो अब आपने क्या करना है, जो अकाउंट रिसीवेबल आपके पास होंगे उस पर 4% आप कैलकुलेट करेंगे और फिर आप ये एंट्री कर देंगे। ये क्लियर हुआ? अब मैं आपको बेटे बताता हूं कि हम इसको अब टी अकाउंट में किस तरह से लेके जाएंगे। आप इससे पहले उस दिन मैंने टेस्ट दिया था ना, मैं टेस्ट में लेके गया था, वो कह रहे थे कि ये टेस्ट हो जाएगा, मैं टेस्ट करूंगा। चले उस में यानी उस वक्त तक हम क्या काम कर चुके हैं? उसमें हम एक बैड डेट अकाउंट बना चुके हैं, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बना चुके हैं, बैंक का अकाउंट बना चुके हैं। ऐसा है हम भी पहले उस क्वेश्चन में उस दिन कर चुके हैं, उससे पहले भी थर्सडे वाले दिन भी हम ये काम कर चुके हैं। अब हमारे पास एक चीज और रह गई, वो क्या है? वो है आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। अब इसका टी अकाउंट में बना रहा हूं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। मैं आपको उसी ग्रुप में ना, ग्रुप में सारे लोग ऐड हैं, उसमें कुछ हैंडआउट्स भी होंगे, मैं आपको उसमें भेजूंगा, ठीक है। सबमिट करूंगा तो आप उसमें से वो ले लीजिएगा, फिर उसको रीड भी कीजिएगा। उसमें एग्जांपल भी होंगे, उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी इसका होगा। ये जो बैड एंड सेलेक्ट इनपुट आउटपुट डेट्स के हवाले से चीजें जी। अब हम बेटे इसका टी अकाउंट बना रहे हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको वो चीजें मिल जाएंगी जो थ्योरेटिकल पोर्शन के हवाले से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या है, ये एक्सपेक्टेड लॉस, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, मैचिंग प्रिंसिपल है, किस हवाले से हम इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। क्या स्टेटमेंट मैंने बताई बेटे अभी आपको? 4% has been taken from the चलिए मैं अभी आपको ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट है आप लोगों को? जी सर। ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट है बेटे? नहीं है।
तो क्या पढ़ा फिर आपने इसमें? कुछ नहीं पढ़ा। ट्रायल बैलेंस क्या होता है कोई बताएगा मुझे? सर बैलेंस कर रहा था अकाउंट को, डेबिट क्रेडिट साइड दोनों को एंड के अंदर। अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा हुआ आपने? जी जी। बेटे मैंने शुरू में बताया था, आप लिख नहीं है बेटे। प्रोसेस अभी भी आपके पास आपकी नोटबुक नहीं है, किस तरह से आप करेंगे मुझे बताइए। मैंने पहले दिन आप लोगों को ये बात बताई थी कि जो अकाउंटिंग साइकिल है उसका सबसे पहला फेज क्या होता है? ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन। उस ट्रांजैक्शन को फिर हम क्या करते हैं? जनरलाइज करते हैं, डबल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। फिर उससे हम क्या करते हैं? पोस्टिंग करते हैं टी अकाउंट्स में। ठीक है, फिर उन टी अकाउंट्स को हम बैलेंस ऑफ करते हैं, उसके बैलेंस कैरी डाउन के ब्रॉड डाउन निकालते हैं। वो जो बैलेंसेस होते हैं दोस बैलेंसेस विल बी पोस्टेड टू द ट्रायल बैलेंस, उसकी डेबिट एंड क्रेडिट साइड। तो एंड पे जब हम इसका डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल करते हैं तो वो इक्वल होते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटे कि इसके अंदर आप ये देखिए, इसमें हमारे पास है अकाउंट रिसीवेबल की एक वेरिएबल है। फॉर इंस्टेंस अभी बात की थी मैंने 10,000। अब आप मुझे बताएं कि ये अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू 10,000 है, वो किस कॉलम में लिखी जाएगी? डेबिट कॉलम में लिखी जाएगी या क्रेडिट कॉलम में लिखी जाएगी? डेबिट। जी बेटे, डेबिट बिल्कुल बेटे, डिटरमिनेंट होके बताइए। इसमें ये कोई डाउटफुल नहीं है, हम ये डाउटफुल डेट्स तो पढ़ लेंगे, लेकिन आपके माइंड में कोई डाउटफुल इसका कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। बहुत क्लियर है कि अकाउंट रिसीवेबल बताइए, अकाउंट रिसीवेबल क्या ट्रीट किए जाते हैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? अकाउंट रिसीवेबल क्या चीज होती है? तो मैं पूछ ही रहा हूँ कि हमने पहले वो पढ़ा था ना, क्लियर का एक वर्ड जो मैंने बताया था, जिसमें कैपिटल, जिसमें एसेट्स, ये आप बता रहे हैं कि अकाउंट रिसीवेबल रेवेन्यू। ये बेटे आप बताएं बेटे, आप बताइए बेटे। रेवेन्यू। जी लिखा, आप बताइए अकाउंट रिसीवेबल क्या है? क्रेडिट सर। एसेट है, डेबिट हो एसेट है बेटे, आपका अकाउंट रिसीवेबल आपका एसेट है। जो अमाउंट रिसीव होनी है आपको, वो आपके लिए एसेट होती है। और एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, इसलिए ये डेबिट साइड पर आपको नजर आएगा। ठीक है, वो सेल्स होती है बेटे जो क्रेडिट है। ठीक है ना, उसमें एंट्री में हमने किया था, हमने किया था अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। अब उसमें दोनों चीजों को सेटिस्फाई करेंगे। डेबिट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एसेट है। और सेल्स क्रेडिट क्यों हो रही है? क्योंकि वो रेवेन्यूज क्रेडिट होते हैं। वो मैंने लिखवाया हुआ है आपको कि जो आपका वो जो प्लेयर है सी और कैपिटल है, तो कैपिटल क्या है? क्रेडिट है। ठीक है, एल क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है? क्रेडिट है। और ई क्या है? एक्सपेंसेस। वो क्या है? डेबिट है। और ये क्या है? एसेट्स। एसेट्स क्या है? डेबिट। और आर क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? मैंने इनकी लॉजिक्स भी बताई थी कि ये डेबिट, ये बताते नहीं, ये कॉलेज स्कूल में हम लोग भी पढ़ाते हैं, ये हमने पढ़ के आए हुए हैं। वो बता रहे हैं ये चीजों के नॉर्मल बैलेंसेस याद कर। एक्सपेंस को डेबिट, उसकी नेचर डेबिट क्यों है मैंने बताई थी आपको। रेवेन्यू की नेचर क्रेडिट क्यों है, उसका लॉजिक बताई थी, उसका कॉन्सेप्ट बताया। मैंने बताया था किसी भी अकाउंट की इनकमिंग जो होगी वो क्या होती है? डेबिट होती है। और उसकी जो आउटगोइंग होती है वो क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू अकाउंट को सेल्स बना रहे हैं। अब बताएं सेल्स की इनकमिंग इसमें तो नहीं, सेल्स में से तो रेवेन्यू आउट हो रहा है, कैश मिल रहा है बिजनेस को, तो सेल से तो कैश रिसीव हो रहा है, आउट हो रहा है। जब आउट होगा तो क्या होगा? वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आउट गोइंग क्या होती है? क्रेडिट होती है। और कैश में, कैश अकाउंट में कैश इन हो रहा है, तो कैश क्या होगा? डेबिट होगा। अब यहां देखें अकाउंट रिसीवेबल कैश की जगह पर लिखा गया था कि अगर हम कैश बेसिस ट्रांजैक्शन करेंगे तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर हम कैश नहीं रिसीव कर रहे, हम क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो कैश की जगह पर क्या आ जाएगा? अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा। तो कैश एसेट है तो अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट होगा, इसलिए ये डेबिट है। ये क्लियर हुआ आपको? बैड डेट्स,
जी बेटा, अब आप मुझे बताएं कि बैड डेट्स जो हैं वो कहाँ लिखे हैं, डेबिट क्यों? एक्सपेंस एक्सपेंस है, ठीक है। कौन सा हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये 500 है, ठीक है जी। अब आप मुझे ये बताएंगे, मैं अभी इसकी एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 4%। ये लिखना है बेटे आप लोगों ने, बाद में मैंने एक क्वेश्चन आपको एक दूंगा क्वेश्चन, तो वो आपने करके मुझे दिखाना है, ठीक है। आप भी बेटे अपनी नोटबुक निकाले हुए प्लीज। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी, इसको लिखिए आपने, मेंटेन एट द रेट 4%। अब उन्होंने ये नहीं कहा हुआ कि इसको आपने अकाउंट रिसीवेबल पर कैलकुलेट करना है, सिर्फ ये लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट द रेट 4%। लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये जो 4% है ये किसका लेना है आपने, अकाउंट रिसीवेबल का लेना है, ठीक है। अब मुझे बताएंगे कि अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू तो दी गई है और बैड डेट्स की वैल्यू भी दी गई है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए एक टर्म दे दी। अब ये 10,000 पर लेंगे या 10,000 में से 500 माइनस करके जो वैल्यू आएगी उस पर लेंगे, 10,000 पर। जी बड़े, एनीबॉडी एल्स? जी लिजा आप बताइए प्लीज। सर माइनस करके, मैं ये पूछ रहा हूँ बेटे कि अभी लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 4%। अब अकाउंट रिसीवेबल में वैल्यू लिखी हुई है 10,000 और बैड डेट्स में लिखी हुई है 500। तो हम पहले सिंपल 10,000 पर ही ये 4% की वैल्यू कैलकुलेट कर लें या पहले 500 को सब्ट्रैक्ट करें 10,000 में जो वैल्यू आए उस पर कैलकुलेट करें? सर पहले 500 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। अब बेटे आप लोग बताएं, कोई आप कितनी, आप कौन सी वैल्यू पे कह रहे हैं? 10,000। बेटे आप बताइए, अभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं होगा। जी आप बताएं बेटे। 10,000 पर मैं इसी रीजन में पूछूंगा, ठीक है। जी बेटे आप बताएं जरा, आप बताएं आपका नाम क्या है? हुसैन। आपका नाम हुसैन और हुसैन और आप ताहा। जी हुसैन आप बताइए 10,000 पर क्यों कैलकुलेट करें? सर कारण से ऑलरेडी मैच कर सर एक्सपेंस के अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर। जी आप बताइए बेटे। बेटे ये अच्छा लिजा आप बताइए जरा, आप कह रहे थे कि 500 पहले माइनस कर लें। सर मुझे रीजन नहीं याद, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसे मैंने पहले किया था ऐसा कोई कुछ, इसलिए मैंने कहा। बेटे देखें कि ये ट्रायल बैलेंस है केवल, क्या ये ट्रायल बैलेंस, इसमें वो एंट्री हो चुकी है जिसमें बैड डेट्स हम माइनस ऑलरेडी कर चुके हैं अकाउंट रिसीवेबल में। तो ये अकाउंट रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है और ये बैड डेट्स का अलग से 500 शो हो रहा है। तो ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए होता है। हाँ अभी मैं बताऊंगा इसके बाद एक स्टेटमेंट, अगर इसी तरह से जैसे ये लिखी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 4%, तो अगर ये बेटे आप लोगों की एडजस्टमेंट में ही नीचे फर्दर बैड डेट्स की अमाउंट भी दे दी जाए कि आपके जो बैड डेट्स हैं आर टू बी रिटर्न ऑफ, तो उस अमाउंट को हम अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस करते हैं। क्यों? ये आपके ज़हन में होनी चाहिए, क्यों करते हैं? ट्रायल बैलेंस में इसका डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। नो फर्दर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज टू बी नीडेड। लेकिन अगर आपको कोई एडजस्टमेंट दे दी जाएगी नीचे, इसका मतलब है कि वो अभी इस प्रोसीजर से नहीं गुजरी, अभी उसकी डबल एंट्री नहीं बनी। तो पहले आपने क्या करना है, उस बैड डेट्स को माइनस करना है, कहां से? अकाउंट रिसीवेबल में से, ठीक है। जो वैल्यू बचेगी उस पर 4% आप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ऐसा अभी आपके पास नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हमें डायरेक्टली 4% को 10,000 पर हमने कैलकुलेट करना है। बात होगी। अब बेटे जरा कैलकुलेट कीजिए, कितनी वैल्यू आई थी? 400। मैंने आपको बताया था कि इसकी एंट्री क्या है? प्रोविजन क्रेडिट होगा जी, और डेबिट क्या होगा? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट
एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। बेटे को टाइम तो नहीं हो गया? ओके सर। मैं भाई लेट थे हम लोग आज ना, बाहर से उन्होंने क्लास ही उन्होंने मैं लेट छोड़ा। असल मैं बता रहा हूँ आपको, जल्दी से देखिए। ये देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये अकाउंट है बेटे। उस एंट्री में क्या था? इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट, यही ना? इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट, ये एंट्री क्या होगी? 400 से। ठीक हो गया? अब आप मुझे बताएं बेटे, इस एंट्री को आपने पोस्ट करना है किसमें? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में। आप बताएं हुसैन बेटे कि क्या यानी वहां पर किस तरह पोस्टिंग होगी? सर इसकी होगी, एसेट इसकी होगी जी क्रेडिट होगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या अकाउंट बना रहे हैं, तो इस ट्रांजैक्शन में देखिए बहुत इजी है कि ये क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है? हम क्रेडिट साइड पर मूव करेंगे और क्रेडिट साइड पर हम क्या रेफरेंस रखेंगे? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट लिखते हैं। कितनी अमाउंट है? 400। अब देखिए इसके अलावा कोई अमाउंट है इसमें? अब इसका टोटल करें आप 400 कैरी डाउन। तो ये बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। क्या आएगा? कैरी डाउन। मैम जी अब आपने बैलेंस शीट में बेटे याद रखिए कि ये वाली अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। इनकम स्टेटमेंट में 400 जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से। और जब आप बैलेंस शीट बना रहे होंगे ना, तो आप बात कर रहे थे ना, वहां पर हम क्या लिखेंगे? माइनस, मैं बताता हूँ। बैलेंस शीट है ना सी, ये देखिए अकाउंट रिसीवेबल, इसकी वही वैल्यू है 10,000। ठीक है बेटे, इसमें माइनस हम नहीं कर रहे क्योंकि देख ले किसी एंट्री में भी अकाउंट रिसीवेबल माइनस नहीं हुआ। तो फिर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहां जाएगी? यहाँ पर प्रोविजन नीचे लिखी जाएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो देखिए बैलेंस कैरी डाउन के नाम से। तो 400 यहाँ आएगी और ये आपको ब्रैकेट में लिखी जाएगी। ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपकी। इसका क्या मतलब है कि आपके 10,000 के अकाउंट रिसीवेबल हैं जिस पर हमने प्रोविजन क्रिएट कर ली, अपने इनकम स्टेटमेंट में से माइनस कर दी, 400 सेटिसाइड कर ली हुई है, लेकिन ये चूंकि डाउटफुल है अभी हम इसमें से माइनस नहीं कर रहे, सेपरेटली इसको नेगेटिव फिगर में शो कर रहे हैं। ठीक है, नेट बुक वैल्यू उसकी वही 9,600 आएगी। लेकिन ये अगले मैं लेक्चर में आपको बताऊंगा कि अगले साल में या अगले पीरियड में अगर हमारे डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? उस पर कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या है? एक सेपरेट फॉर्मूले से एक बॉक्स है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जिसमें ये वैल्यू पड़ी हुई है। आपको हर साल जितने भी क्लोजिंग डेटर होंगे, अकाउंट रिसीवेबल होगा, उस पर वैल्यू कैलकुलेट करें। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अकाउंट रिसीवेबल अगले साल हमारे पास 10,000 की बजाय 11,000 हो जाता है। कितना होता है? आप 11,000 को का 4% कैलकुलेट कीजिए प्लीज। 440 पहले आपके पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था तो हमने उसकी 400 की एंट्री क्रिएट की। अब आपके पास 400 का बैलेंस मौजूद है, बैलेंस कैरी डाउन के नाम से, और यहाँ पर मेंशन हो रहा है। तो अब आपको कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए? 440 की। 400 तो ऑलरेडी मौजूद है, तो कितनी मजीद हम क्रिएट करेंगे? 40 की। तो एंट्री काउंट, ये एंट्री किस तरह से होगी? इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब कौन सी अमाउंट आएगी? जस्ट 40 की। क्या आएगी? और वो हमारे पास क्या होगा? ये जो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन है, ये अगले साल हमारे पास ओपनिंग बैलेंस पे क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 400। तो 400 ऑलरेडी मौजूद है, तो नेक्स्ट कितनी मजीद क्रिएट की हमने? वो इनकम स्टेटमेंट ये एंट्री करेंगे, मजीद 40 करेंगे, तो आपके पास बैलेंस कैरी डाउन में कितनी अमाउंट आ जाएगी? 440। तो आपको जितनी अमाउंट अकाउंट रिसीवेबल की गिवन होगी
हर साल उस पर उतनी ही उम्मीद थी। क्लियर हुआ बेटा? ये मजीद क्लियर करेंगे इंशाल्लाह कल, जब हम इसका क्वेश्चन आपके सॉल्व करेंगे तो फिर ये चीज पूरी रह जाएगी। ये बड़ी लिहाजा आपको समझ आई? अल्लाह हाफिज़।